जीएसटी और वैट जैसे कर दुनिया में सबसे पहले किस देश में लगाए गए थे? जिस तरीके से क्रिकेट में और कबड्डी में आईपीएल और प्रो कबड्डी लीग हुआ, वैसा बैडमिंटन में उस तरीके के कोई टूर्नामेंट हुए? कुछ मंत्रियों को कैबिनेट का दर्जा दिया जाता है, यानी वो कैबिनेट मंत्री कहलाते हैं, और कुछ अन्य मंत्री होते हैं। क्या डिफरेंस होता है दोनों में? टैक्स बेस या कर आधार का क्या मतलब होता है? गरीबी की परिभाषा क्या है? May I come in, sir? कम इन। Good afternoon, sir. Good afternoon. गुड आफ्टरनून, बैठ जाइए प्रियंशी। Thank you, अपना sir. परिचय दीजिए। सर, मेरा नाम प्रियांशी जैन है। मैं छपारा जिला सिवनी की रहने वाली हूँ। मैंने अपनी स्कूलिंग महर्षि विद्या मंदिर सिवनी से की है। साथ ही मैंने अपने कॉलेज में बीकॉम डीपी चतुर्वेदी कॉलेज सिवनी से किया है। मेरी हॉबी बैडमिंटन खेलना है और यह मेरा द्वितीय प्रयास है। सिवनी जिले के आसपास कौन कौन से जिले हैं? मतलब आपके जिले की सीमाएं किन किन जिलों से लगती हैं? सर, सिवनी जिले के आसपास छिंदवाड़ा, जबलपुर, नरसिंहपुर, मंडला आदि जिले हैं। आदि में और कोई नाम है क्या? ये सब तो मध्य प्रदेश के जिले हैं, लेकिन आपके यस सर। आपके जिले की सीमा महाराष्ट्र के जिस जिले से लगती है ना? यस सर, नागपुर से लगती है। ठीक है। अभी छिंदवाड़ा जिले से एक नया जिला निकाला गया है। यस सर। क्या नाम है उसका? सर, पांडुरना नाम है। क्या मतलब होता है पांडुरना का? सॉरी सर, मुझे पता नहीं है पांडुरना का नाम। उस पर ध्यान नहीं दिया। आपने बीकॉम किया है, ये बताएं कि, और टैक्सेशन आपने लिखा है कि टैक्सेशन पेपर आपने पढ़ा है। यस सर। टैक्स बेस या कर आधार का क्या मतलब होता है? सर, टैक्स बेस का मतलब जहाँ तक मैं समझती हूँ, इसका मतलब होता है वो लोग जिन पर टैक्स लगाया जा सकता है। अच्छा, तो कर आधार को बढ़ाने के लिए हमारे पास क्या क्या विकल्प रहते हैं? सर, टैक्स बेस को बढ़ाने के लिए एक तो जो टैक्स है वो हम उसमें जो इनकम एग्जम्पशन है उसको हम कम कर सकते हैं कि कम इनकम वाले लोगों पर भी टैक्स लगे। साथ ही साथ इनडायरेक्ट टैक्स बेस बढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका मुझे लगता है सर, अभी मैं ये दो ही तरीके। टैक्स रेट को में परिवर्तन करके बेस बढ़ा सकते हैं क्या? यस सर। अगर हम टैक्स रेट बढ़ा दें तो टैक्स बेस बढ़ेगा कि घट सकता है? कर की दर अगर बढ़ा दें, ऊंचा कर दें, जैसे जिसमें 20% टैक्स लगा रहे थे उसे 30% लगा दें, तो करदाताओं की संख्या बढ़ जाएगी कि घट जाएगी? सर, इसके बारे में मुझे ज़्यादा जानकारी तो नहीं है, पर मुझे ऐसा लगता है कि हम अगर टैक्स रेट बढ़ा देंगे तो लोग टैक्स एवेजन जैसी चीज़ों की तरफ ज़्यादा जाएंगे। तो लाफर नाम के एक विद्वान ने कुछ बात कही थी इस मामले में। लाफर वक्र पढ़ा है? यस सर, पर अभी मुझे याद नहीं आ अच्छा, रहा है। कोई सॉरी बात सर। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आपने पढ़ा होगा करापात और कराघात, इंसिडेंस ऑफ टैक्स एंड इम्पैक्ट ऑफ टैक्स। यस सर। क्या होता है ये? सर, इंसिडेंस ऑफ टैक्स होता है कि किस व्यक्ति पर टैक्स लगाया जा रहा है। लाइक इनडायरेक्ट टैक्स पे शॉपकीपर पे टैक्स लग रहा है तो इंसिडेंस ऑफ टैक्स हो जाएगा, और इम्पैक्ट ऑफ टैक्स हो जाएगा कि बर्डन ऑफ टैक्स किस पे पड़ रहा है। लाइक इनडायरेक्ट टैक्स में इंसिडेंस तो शॉपकीपर पे होता है, पर जो बर्डन होता है वो मेनली कंज्यूमर में होता है। ये आपने सही बताया कि उल्टा बता दिया? अच्छा ठीक है। जीएसटी का इंसिडेंस किस पर पड़ता है? सर, इंसिडेंस तो जो रिटेलर होगा, होलसेलर होगा, उस पर पड़ेगा। उस पे पड़ेगा। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। और जीएसटी और वैट जैसे कर दुनिया में सबसे पहले किस देश में लगाए गए थे? सर, फ्रांस में। सही कह रही हैं आप। किस वर्ष की बात है ये? सॉरी सर, ईयर के बारे में मुझे पता नहीं। 1954 में ही लगाया गया था। थैंक यू सर। तो हमने इतना विलंब क्यों किया उस कर पद्धति को अपनाने में? हमारे देश में सबसे पहले किस समिति ने सिफारिश की थी कि हमें वैट पद्धति अपना लेनी चाहिए? सर, सबसे पहले तो मुझे नहीं पता, पर अभी जीएसटी केलकर कमेटी ने रिकमेंड किया। अच्छा, 1986 में भारत सरकार ने एक मॉडवेट स्कीम शुरू किया था। यस पढ़ा है सर। उसके बारे में? सॉरी सर, मुझे अभी उसके बारे में याद नहीं आ रहा है। पढ़ा है? ध्यान आ रहा है? नहीं सर, अभी मैं उसका सेनवेट क्या होता है ये पढ़ा है? सर, सेंट्रल वेट। ठीक है, और मॉडवेट नहीं याद आ रहा है? यस सर। कोई बात नहीं। चुंगी या ऑक्ट्रॉय क्या होता है? सर, ऑक्ट्राइड टैक्स जो म्यूनसिपैलिटीज़ होती हैं वे लगाती हैं, मेनली ये किसी एरिया से निकलने पर लगाया जाता है।
या आने पर भी लगता है? आने पर या जाने पर लगाया जाता है। तो हिस्ट्री में इसका उल्लेख कहीं आपने पढ़ा है? मध्यकाल में शेरशाह ने इसका सुधार किया था, ये कहीं पढ़ने को मिला है? नो सर, सॉरी सर। कोई बात नहीं, काफ़ी कुछ तो आप जानती ही हैं। ठीक है, चलिए। प्रियांशी जी, यदि मैं आपसे पूछूं कि आप अपने बारे में कोई एक ऐसी बात बताइए जो अपने बारे में ही आपको सबसे ज़्यादा पसंद है, सबसे ज़्यादा प्रिय है, और कोई एक ऐसी बात जो अपने ही बारे में आपको सबसे ज़्यादा नापसंद है, तो वो क्या होगा? मैम, मुझे अपने बारे में सबसे अच्छी बात जो लगती है वो मुझे ये लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा पॉजिटिव अप्रोच रखती हूँ चीज़ों के प्रति, जिससे मैं हमेशा खुश रह सकती हूँ। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है जब हम पॉजिटिव रहते हैं तो हमेशा एक आशा रहती है कि हाँ, हम कर लेंगे, चीज़ें अच्छी हो जाएंगी। तो हमेशा जो डाउन टाइम भी होता है लाइफ में, उसमें भी मैं खुश रह पाती हूँ। साथ ही साथ अगर मैं ये देखूँ कि मुझे अपने बारे में सबसे बुरी बात क्या लगती है, तो मैम मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि मैं खाने पीने का ज़्यादा ध्यान नहीं रखती हूँ, जो मेरी डाइट है उसका अच्छे से ध्यान नहीं रखती। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं मुझ में एक कमी है जो मेरे हेल्थ पे एडवर्स इफेक्ट डाल सकती है। ठीक है, यदि कोई व्यक्ति अपने खान पान का प्रॉपर ध्यान नहीं रख रहा है, तो ये कैसे, किन स्थितियों में तय माना जाएगा कि वो जितनी उसकी खुराक उसको चाहिए उससे कम ले रहा है? कितनी कैलोरी से कम लेगा तो माना जाएगा कोई महिला कि उसको जितनी खुराक चाहिए उससे कम कैलोरी इनटेक वो कर रही है? मैम, ये मेनली उसके वर्किंग कंडीशंस पे और वो किस प्रकार का काम कर रही है उस पर डिपेंड करता है। जैसे आपके लिए? मैम, मेरे लिए 2400 कैलोरीज जहाँ तक मैं जान पा रही हूँ उतना कंज्यूम करना जरूरी है। ठीक है, महिला और पुरुष में से किस वर्क नहीं कर रही हूँ। ठीक है, महिला और पुरुष में से किसके लिए ज्यादा कैलोरी इनटेक, किसको ज्यादा चाहिए होता है? मैम, मेनली जहाँ तक पुरुषों को। पुरुषों को कितना? एक स्वस्थ पुरुष को? मैम 3000। 3000? श्योर है? मैम, मैं श्योर नहीं हूँ। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, आप अर्थशास्त्र की विद्यार्थी भी रही हैं, आपने पढ़ा ही होगा। गरीबी की परिभाषा क्या है? मैम, गरीबी की परिभाषा ये है कि लो इनकम होना, जिससे व्यक्ति अपनी जो मिनिमम नीड्स होता है उसको फुलफिल नहीं कर पाता है, लाइक फूड, क्लॉथ और हाउसिंग। अच्छा ठीक है। बीपीएल कार्ड जो होते हैं कौन बनाता है वो? मैम, बीपीएल कार्ड हाउसिंग जैसे हम लोग सुनते हैं ना बीपीएल कार्ड धारक, तो जिन भी लोगों को बीपीएल कार्ड मिलता है कौन देता है, कौन जारी करता है? मैम, मेरे लिए पंचायत या फिर नगर निगम, ये जो बॉडीज होती है इनके थ्रू जारी किया जाता है। श्योर हैं आप? सॉरी मैम, मैं आपको आइडिया नहीं है? कोई बात नहीं मैम, मैंने पढ़ा था पर कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आपने महर्षि विद्या मंदिर से पढ़ाई की है? यस मैम। ऋषियों के भी बड़े क्लासिफिकेशन किए गए हैं, राजर्षि, महर्षि, ब्रह्मर्षि। आप जानती हैं इनमें क्या अंतर है? कोई बात नहीं। महर्षि का संधि विच्छेद कर सकती हैं? आपने हिंदी, जो आपका सिलेबस है उसमें हिंदी में पढ़ा होगा संधि। मैम, महाधन ऋषि। महाधन ऋषि कौन सी संधि है यहाँ पर? मैम, यहाँ पे गुण संधि है। कैसे? मैम, आ धन री से अर बन जाता है। ठीक है। संधियाँ कितने प्रकार की होती हैं? मैम, संधियाँ 3 प्रकार की होती हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। ठीक है। आपके नाम में कौन सी संधि है? मैम, दीर्घ स्वर संधि। कैसे? प्रिय धन अंशी प्रियांशी। ठीक है। दीर्घ स्वर संधि से बनने वाले कोई और 2-3 शब्द बता दीजिए जल्दी से। यस मैम, विद्याधन आलय विद्यालय। ठीक है। देवधन आलय देवालय। ठीक है। परिधन ईक्षा परीक्षा। ठीक है। विद्याधन आलय में जो आलय लगाया गया है वो क्या है, उपसर्ग है कि प्रत्यय है? मैम, प्रत्यय। ठीक है। ये बताइए, आपने पॉलिटी में पढ़ा होगा सहकारी संघवाद के बारे में, क्या होता है सहकारी संघवाद? मैम, सहकारी संघवाद से आशय है कि जो जितने भी एक यूनियन है, इंडिया जो यूनियन है उसके जो स्टेट्स हैं उन सभी का साथ में एक दूसरे के कोऑपरेशन के साथ डेवलपमेंट होना। स्टेट्स का एक दूसरे के कोऑपरेशन के साथ डेवलपमेंट होना इज कोऑपरेटिव। यस मैम। मैम, एग्जैक्टली तो मैं याद नहीं कर पा रही हूँ। अच्छा। पर जो भी डेवलपमेंट प्रोसेस है या फिर जो भी ग्रोथ एक्टिविटी। सौदेबाजी का संघवाद क्या होता है? मैम, जहाँ पे गिव एंड टेक हो वहाँ पे हम सौदेबाजी का तो कोई कुछ पॉलिसीज के आधार पर आप हमें समझा सकती हैं केंद्र और राज्यों के बीच में गिव एंड टेक जैसा? मैम, इसको अगर जैसे कुछ पॉलिसीज होती है जिसमें टारगेट अचीव करने पर रिवॉर्ड दिया जाता है तो हम उनमें ही मान सकते हैं। अच्छा ठीक है। मेरा आपसे आखिरी सवाल है प्रियांशी,
क्योंकि आपको बैडमिंटन खेलना पसंद है, यस आप मुझे बताइए कि जिस तरीके से क्रिकेट में और कबड्डी में आईपीएल और प्रो कबड्डी लीग हुआ, वैसा बैडमिंटन में उस तरीके के कोई टूर्नामेंट हुए होते यस हैं? मैम। कौन से? मैम प्रीमियर बैडमिंटन लीग। ठीक है, उसमें कितनी टीमें खेलती हैं? मैम 8। अच्छा, उसमें आपकी फेवरेट टीम है कोई? मैम अभी वो कुछ समय से हो नहीं रहा है तो मैं उसे फॉलो नहीं कर पा क्यों रही नहीं हूँ हो रहा है? मैम, क्योंकि जो इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स है उस पे हमारे प्लेयर्स का ज़्यादा फोकस है, इसलिए अभी वो नहीं हो पा रहा है। और कोविड के बाद से भी उसके जो रेगुलर ऑर्गेनाइजेशन है उस पर फ़र्क पड़ा है। ठीक है, थैंक यू सर। प्रियांशी, अक्सर हम न्यूज़ रिपोर्ट्स में देख रहे हैं कि भारत में निरंतर कैंसर केसेस की संख्या बढ़ती जा रही है, और हाल ही में एक रिपोर्ट भी आई है जिसके अकॉर्डिंग अगर इसका ठीक तरीके से रोकथाम नहीं किया गया तो बहुत जल्द भारत एक कैंसर कैपिटल बन सकता है। तो आपको क्या लगता है बढ़ते हुए कैंसर केसेस के पीछे क्या कारण हो सकते हैं? सर, बढ़ते हुए कैंसर केसेस के पीछे सबसे बड़ा एक रीज़न अनअवेयरनेस हो सकता है। जैसे कि हमने देखा है महिलाओं में सबसे ज़्यादा सर्विक्स का कैंसर, सर्वाइकल कैंसर होता है। सर, दूसरा जो हम इंटॉक्सिकेट जैसे लिकर, टोबैको जैसी चीज़ें जो कंजप्शन सोसाइटी में बढ़ रहा है, एक रीज़न वो हो सकता है। ठीक है। सर, तीसरा रीज़न जो लाइफस्टाइल है, जो मॉडर्नाइजेशन के कारण जो हमारी लाइफस्टाइल डिफेक्ट्स हुए हैं, एक वो भी रीज़न हो सकता है। सर, साथ ही सर अभी बताइए। मैं 3 रीज़न ठीक है। याद कर पा रही हूँ। आपने महिलाओं में सर्वाइकल कैंसर का जिक्र किया। यस सर। हाल ही में गवर्नमेंट ने एक अनाउंसमेंट किया है कि वो इससे रिलेटेड वैक्सीन मुहैया कराएंगी। यस सर। ठीक है, क्या नाम है उस वैक्सीन का? सर, सर्वीवैक। सर्वीवैक। और किस प्रोग्राम के अंडर वैक्सीन अवेलेबल कराई जाएगी? सर, बजट में सर्वीवैक की वैक्सीन की बात की गई है। इंडिया का एक नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम भी है। यस सर। क्या है वो? सर, मिशन इंद्रधनुष। हाँ, क्या कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताइए उसके। सर, मिशन इंद्रधनुष यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन के लिए 2014 में आया था। इसमें बच्चों को, प्रेग्नेंट वुमेन्स को वैक्सीन प्रोवाइड की जाती है। इनिशियली इसमें 7 वैक्सीन्स थी और करंटली अप्रॉक्स 12 वैक्सीन्स हैं। ठीक है, कुछ 5 बीमारियों के नाम बता सकती हैं जो वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीजेज हैं जो इस प्रोग्राम के अंडर कवर्ड होती हैं? यस सर। बताइए। डिप्थेरिया, पर्टुसिस, टेटनस, टीवी, हेपेटाइटिस, जापानीज इन्फेंटिलाइटिस। ठीक है। विकसित भारत क्या है? अक्सर न्यूज़ रिपोर्ट्स में आपने देखा होगा विकसित भारत 2047। Yes, क्या sir. है ये कल्पना? सर, विकसित भारत एक ऐसी कल्पना है जिसमें 2047 तक भारत एक डेवलप्ड कंट्री बन जाएगा, जहां जब इसकी इकोनॉमी $30 ट्रिलियन हो जाएगी, साथ ही साथ अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर, अच्छा ह्यूमन रिसोर्स, सस्टेनेबल एनर्जी, सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट, साथ ही साथ स्किल्ड यूथ, इक्वल वुमेन पार्टिसिपेशन जैसे जो टारगेट है जब हम अचीव कर लेंगे तो इंडिया एक डेवलप्ड नेशन बन जाएगा, और यही विकसित भारत की अवधारणा है। ठीक है, बहुत अच्छे। तो ये विकसित भारत के गोल को अचीव करने के लिए ईयर 2047 ही क्यों चुना गया है? 2050 भी चुन सकते थे। सर, 2047 को चुनने का एक हिस्टोरिकल रीज़न है कि 1947 को इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ था। ठीक है, तो 100 वर्ष पूरे होंगे। यस सर। इसीलिए 2047 का टारगेट रखा गया है। ठीक Yes, है। प्रियांशी, क्या आप मुझे बता सकती हैं कि अभी जो मध्य प्रदेश की सरकार है उसमें कितनी महिला मंत्री हैं? सर, 28। 28 महिला मंत्री हैं। सॉरी सर। महिला मंत्रियों की संख्या कितनी है? सर, महिला मंत्रियों की संख्या मुझे मालूम नहीं है। कुछ महिला मंत्रियों के नाम बता सकते हैं और उनके कार्यभार? यस सर। सर, श्रीमती मीना सिंह जी, वो जनजाति विकास मंत्री हैं। सर, अभी जहाँ तक मुझे एक ही याद कर पा रही हैं। ठीक है। भारत सरकार में कितनी महिला मंत्री हैं? सर, भारत सरकार में सर मुझे 2 महिला मंत्रियों के नाम याद आ रहे हैं। सुश्री श्रीमती निर्मला सीतारमन जी, जो हमारी वित्त मंत्री हैं। सर, साथ ही श्रीमती स्मृति ईरानी जी, जो महिला एवं बाल विकास ठीक है। प्रियांशी, जब हम मंत्रियों की बात करते हैं तो कुछ मंत्रियों को कैबिनेट का दर्जा दिया जाता है, यानी वो कैबिनेट मंत्री कहलाते हैं, और कुछ अन्य मंत्री होते हैं।
क्या डिफरेंस होता है दोनों में? सर कैबिनेट मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में नहीं, एक तो नॉर्मल मिनिस्टर होते हैं और कुछ मिनिस्टर्स को कैबिनेट मिनिस्टर का दर्जा दिया जाता है। सर जो कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं सर नहीं है जानकारी? सॉरी सर मैं अभी कोई याद बात नहीं नहीं। कर पा रही। भारत के पहले डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर कौन थे? सर श्री सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। ठीक है। क्या संविधान में कोई व्यवस्था की गई है उप प्रधानमंत्री की? नो सर। तो फिर कैसे ये पोस्ट दी जाती है किसी को? सर ये पॉलिटिकल कंसाइन से डिसाइड हुआ। ठीक है, एज अ मैटर ऑफ म्यूचुअल अग्रीमेंट दी Yes, जाती sir. है। ठीक है। क्या उप मुख्यमंत्री भी की भी कोई व्यवस्था आपको भारत के किन्हीं राज्यों में देखने को मिलती है? सर कॉन्स्टिट्यूशन में तो ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है, पर समय समय पे जैसे मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में उप मुख्यमंत्री की पोस्ट देखी ठीक है। गई मध्य प्रदेश के अलावा और अभी प्रेजेंटली कोई स्टेट बता सकते हैं जहाँ पे डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर की पोस्ट एक्टिव है? यस सर। सर राजस्थान। सर अभी मैं राजस्थान ही ठीक याद है, कर पा रही शुक्रिया। हूँ। प्रियांशी, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर के मामले में कुछ विवाद अभी 1 साल पहले आ गया था। कौन थे 23वें तीर्थंकर जैन धर्म के? सर पार्श्वनाथ भगवान। तो पार्श्वनाथ भगवान का स्मारक कहाँ है? सर विभिन्न जगहों पर है। सबसे लोकप्रिय उसमें एक है, सर अही क्षेत्र। झारखंड में है, झारखंड राज्य में। यस सर शिखर जी। क्यों, कंट्रोवर्सी क्या हुई थी? सर शिखर जी पर टूरिज्म डेवलपमेंट के कारण कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई थी। ठीक है, तो जैन समुदाय की क्या मांग थी? टूरिज्म को बढ़ावा देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? सर जैन समुदाय की यह मांग थी कि क्योंकि यह जैन समुदाय का एक पवित्र तीर्थ स्थल है, तो वहाँ पे टूरिज्म को तो बढ़ावा दिया जाए, पर टूरिज्म को बढ़ावा देने के साथ जैसे एक पवित्र तीर्थ की जो अवधारणा होती है, और साथ ही साथ कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाए जाए ताकि जो प्योरिटी ऑफ तीर्थ क्षेत्र होती है उसे मेंटेन किया जा सके। ठीक है। उसी प्रकार से मध्य प्रदेश में बहुत सारे बौद्ध तीर्थ स्थल, जैसे सांची है, या अशोकनगर में भी कुछ जैन तीर्थ हैं। यस सर। क्या हम लोग पर्याप्त एहतियात बरतते हैं कि इन धार्मिक स्मारकों की पवित्रता बनी रहे? यस सर। मध्य प्रदेश सरकार मैक्सिमम अपनी तरफ से मैक्सिमम प्रयास करती है, इसलिए पवित्र तीर्थ स्थल का कॉन्सेप्ट लाया गया, जिसमें बांदकपुर और कुंडलपुर जैसे जो तीर्थ स्थल हैं उनको पवित्र तीर्थ स्थल का दर्जा दिया, जिससे जो प्योरिटी ऑफ तीर्थराज है उसको प्रोटेक्ट किया जा सके। इसके अंतर्गत जो तीर्थ स्थल है वहाँ पे मदिरा, मांस आदि की बिक्री नहीं की जाती है और आदि प्रावधान होते हैं। आजकल हिमालय क्षेत्र में भी बहुत सारे तीर्थों को सरकार सड़कों से जोड़ रही है, यस सर। और पर्यटकों की संख्या लगातार तेजी से बढ़ रही है, और साथ में वहाँ प्रदूषण भी बढ़ रहा है। यस सर। तो जैसे कि आपने कहा कि एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट होना चाहिए, धारणीय सर। विकास होना चाहिए, उसके लिए आपको लगता है कि हिमालय क्षेत्र में भी जो तीर्थ हैं और उसमें अंधाधुंध प्रोत्साहन न दिया जाए, उसको थोड़ा रेगुलेट किया जाए, संख्या सीमित की जाए? यस सर। मेरा मानना है कि अगर हम एक सस्टेनेबल फ्यूचर चाहते हैं तो हमें टूरिज्म भी सस्टेनेबल ही रखना पड़ेगा, क्योंकि जब हम अपनी सस्टेनेबिलिटी को छोड़ देंगे तो हम कितना भी डेवलपमेंट कर लें, कितनी भी इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी को पालें, कहीं ना कहीं हम फ्यूचर में उससे भी ज़्यादा, जितना हम इकोनॉमिक गेन पाएंगे उससे ज़्यादा हमें इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी के लिए पे करना पड़ेगा फ्यूचर में। क्या तीर्थ स्थलों के लिए अलग से कार्बन फुटप्रिंट का आकलन किया जा रहा है? सॉरी सर, इस कार्बन फुटप्रिंट तो जानती होंगी, यस सर। क्या होता है? सर कितना कार्बन इमिशन उस पर्टिकुलर एक्टिविटी से हो रहा है। तो पर्यटन की वजह से भी कार्बन एमिशन बढ़ता है, लोग वाहनों से जाते हैं, नाना प्रकार की अन्य चीज़ों से भी होता है। यस सर। तो क्या हमने ऐसा अध्ययन व्यवस्थित रूप से शुरू कर दिया है कि किसी पर्यटन की वजह से या धार्मिक पर्यटन की वजह से कार्बन उत्सर्जन में कितनी वृद्धि हो रही है? सॉरी सर, इस विषय में मुझे जानकारी नहीं है। कोई बात नहीं, ठीक है प्रियांशी, आपका इंटरव्यू हो गया, आप जा सकती हैं। थैंक यू सर। थैंक यू मैम। थैंक यू सर। आइए आइए, बैठिए प्रियांशी। थैंक यू सर। तो आपने तो इंटरव्यू दिया है आयोग में पहले ना? यस सर। अंक पता लगे? नहीं सर, अभी अंक सिलेक्शन नहीं हुआ तो नंबर डिस्क्लोज नहीं हुआ। अच्छा, वो कभी बताएंगे कि बताएंगे ही नहीं? इनका सिलेक्शन हो गया, उनको तो बता दिया है। यस सर। अच्छा,
फिर भी आपको अंदाजा होगा कि कैसा गया था इंटरव्यू? सर मेरा सबसे लास्ट में इंटरव्यू था तो सिर्फ 10 मिनट ही इंटरव्यू चला, 10 से 15 मिनट। 10 मिनट में आपने अच्छे प्रभावशाली जवाब दिए होंगे तो उन्होंने निष्कर्ष निकाल लिया होगा कि अच्छे बच्चे। यहाँ तो लग रहा है आपका बहुत सारा जो फैकल्टी है जो हम लोग टेस्ट करते हैं इंटरव्यू में वो अच्छा है। नॉलेज आपकी ब्रॉड बेस्ड नॉलेज अच्छा है, चाहे वो इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट हो या हिंदी भाषा का हो या टैक्सेशन वगैरह पे भी ज़्यादातर आपने जवाब दिया। एनालिटिकल स्किल आपके पास अच्छे हैं, तर्कसंगत तरीके से आप व्याख्या कर रही हैं, और एक आध फैक्ट इधर उधर रहता है तो वो तो हमेशा रहेगा, कुछ ना कुछ फैक्ट्स रह जाते हैं, लेकिन उससे कोई परेशान होने वाली बात नहीं है। तो हमें अच्छा लग रहा है, एंट्री आपकी ठीक है, बैठने की भंगिमा ठीक है, थोड़ा सा और स्ट्रेट बॉडी के साथ बैठेंगे तो बेहतर रह जाएगा। यस सर। ठीक है, और लिबास भी ठीक ही है, खाने पीने पे कम ध्यान देती हैं तो वो दिख रहा है। व्यक्तित्व के जो विभिन्न पहलू हैं, ईमानदार लगती हैं बौद्धिक तौर पर, आपने भ्रामक सूचनाएं देने की कोशिश नहीं की, जो नहीं पता था तो आपने स्वीकार किया कि नहीं पता है, जो पता था वो बताया आपने। तो एक तरफ आप मुखर भी हैं, दूसरी तरफ सावधान भी हैं, संतुलन है आपके व्यक्तित्व में। तो ये सब चीज़ें पक्ष में जाती हैं आपके। शैक्षिक बैकग्राउंड वगैरह भी ठीक है, आपसे जिस तरीके से जहाँ जहाँ आपके डैफ को देखने से सवाल निकल रहे थे वो पूछे गए। ठीक है, आपके मन में और कोई संशय हो या सवाल हो तो बताएं। इंसिडेंस और इम्पैक्ट आपका गलत है। इंसिडेंस जैसे फाइनल बर्डन को कहते हैं, ओके सर। जो कंज्यूमर पर पड़ता है। सॉरी सर, Impact मुझे ऐसा लगा कि मैंने कई बार उल्टा हो जाता है, मिक्स कर दिया। हो जाता है, कोई बात नहीं। सर मुझे एक चीज़ लगती है कि जब मैं बोलती हूँ तो जब नॉर्मल रहती हूँ तो मुझे इतना वो नहीं लगता, पर जब बोलते बोलते फ्लो एकदम से वर्ड्स नहीं आते हैं तो चीज़ें टूटनी सी लगती है। तो उसको कहते हैं कि आपके अंदर, आपके मन में एक जल्दीबाजी आ जाती है कि जल्दी से ये चीज़ मैं निपटा के ख़त्म करूं। तो थोड़ा सा और धैर्य रखें। यस सर। धैर्य रखेंगे तो अपने आप फ्लो आपका स्मूथ हो जाएगा। यस और सर। जो लग रहा है आपको कि लास्ट मोमेंट में चोक हो रहा है जल्दीबाजी में, यस वो सर। नहीं होगा। तो लेकिन हमें कोई ऐसा नहीं लग रहा है, यस सर। ऐसा कोई असंतुलन की बात नज़र नहीं आ रही है। यस सर। ठीक है, आई कांटेक्ट वगैरह ठीक है, बॉडी मूवमेंट वगैरह भी ठीक है। ओके। ठीक है, चलिए, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। थैंक यू मैम। थैंक यू सर।